नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ जॉब यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी का रुक्मणी की तरफ से जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का ज्योग्राफी का बुक आता है, उससे हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल। तो अभी हम लोग भारत को भूगोल देख रहे हैं और आज हो सकता है भारत का भूगोल हम लोग कंप्लीट कर दें इस वीडियो में, या नेक्स्ट क्लास तक हम लोग कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद इसमें 1000 एमसीक्यू दिया, उस एमसीक्यू को कंप्लीट करेंगे और विश्व के भूगोल को भी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो टोटल इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया और टोटल 11 इसमें 12 चैप्टर दिए हुए और चैप्टर नंबर 9 10 देखते हैं कहाँ तक कंप्लीट होता है, वहाँ तक हम लोग कंप्लीट करते हैं। ओके, आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो हम डायरेक्ट चलते हैं यहाँ पे आ गए हम लोग चैप्टर नंबर 9 में, जिसमें हम लोग देखेंगे भारत की परियोजनाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले से वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि जो है वह समय एग्जाम्स का काफ़ी नज़दीक आ गया और जल्दी जल्दी सिलेबस भी कंप्लीट करना है, इसलिए थोड़ा सा हम फास्ट लेके चलेंगे सभी चैप्टर को। जो भी अब क्लासेज आएगी थोड़ा सा फास्ट रहेंगी, पहले बहुत स्लो था। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं भारत की परियोजनाओं के बारे में, जिसमें सबसे पहले जल संसाधन परियोजनाओं के बारे में देखें। तो वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% जो भाग है वह जल विद्युत से प्राप्त होता है। कितना प्रतिशत? 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। इसमें सतलुज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नंगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों काम में आते हैं। जो भाखड़ा नंगल परियोजना है वह विद्युत उत्पादन में भी काम आते हैं और सिंचाई दोनों में काम आते हैं, जो सतलज ब्यास बेसिन पे स्थित है। महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। जवाहरलाल नेहरू गर्भ से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। जो जवाहरलाल नेहरू थे, जो गर्भ से भारत में जो भी परियोजनाएं, क्योंकि आज़ादी के जस्ट बाद जो प्रथम पंचवर्षीय योजना आया था, उसी पंचवर्षीय योजना में ही ये सब बांध बना दिए गए थे। और जो 1947 में देश आज़ाद हुआ था और 1948-49 में जो है ये जो है भाखड़ा नंगल परियोजना, ये सब जो है वो उसको क्या कर दिया गया था, उसको विकसित करने के प्रयास में लग गए थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से इसको बांध आधुनिक भारत का मंदिर इसको कहा करते थे। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकीकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध एक पर्यावरणीय आंदोलनों जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इन परियोजनाओं की विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों के बृहद स्तर पर विस्थापन के कारण है। ठीक है, इन परियोजनाओं का विरोध जो है वह मुख्य रूप से जैसे अब देखिए, जो कोई भी जहाँ भी अगर आप बांध बनाएंगे तो वहाँ आसपास के एरिया जो है वो आपको खाली कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लेते हैं बांध में कुछ समस्याएं हो जाए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी भर जाए, तो जो इसके आसपास के जो गाँव हैं उनको को प्रॉब्लम नहीं होता। जो आसपास के जो गाँव है, पूरा गाँव खाली कराना पड़ता है। तो जो स्थानीय समुदाय है उनको जो है विस्थापन करना पड़ता है, जिसके कारण कहीं भी बांध बनता है तो उसको विरोध देखने को मिलता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ है, जो जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों और मानवाधिकारी कार्यकर्ताओं से को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद करता है। ठीक है, ये जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है इसमें क्या करता है, यह जो है यह नदी को बचाने के लिए नर्मदा नदी को बचाओ आंदोलन जो है, सरदार सरोवर बांध बन रहा है नर्मदा नदी पे, उसके विरोध में जो यह काम करती है। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है जो एनजीओ है। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1980 के दशक में मेधा पाटकर द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? मेधा पाटकर द्वारा 1980 के दशक में। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यह भारत की सबसे बड़ी जल संसाधन परियोजना है। सबसे बड़ी नहीं है, एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है, जिसमें 4 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान सम्मिलित है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात है, में 9490 गांव तथा 173 कस्बे तथा राजस्थान के 124 गांवों से सूखाग्रस्त मरुस्थलीय भागों की जल को आपूर्ति को पूरा करेगी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, तो जो सरदार सरोवर बांध है, इससे कितने राज्यों की, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान को काफी प्रॉफिट है। कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार तथा कोयना नदी पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई है। जो कृष्णा और गोदावरी विवाद है, यह किन देशों के बीच है? महाराष्ट्र के बीच है, ठीक है, कर्नाटक के बीच है और आंध्र प्रदेश के बीच है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जो है वो महाराष्ट्र पे आरोप लगाया कि जो ये जो कृष्णा नदी है, जो यहाँ पे पश्चिमी घाट से निकलकर कृष्णा और गोदावरी नदी जो है यह निकल कर जो बंगाल की खाड़ी में जाती है, इस पे क्या किया महाराष्ट्र जो है वह कोयना नदी, जो कोयना नदी है, कोयना नदी पे क्या किया, बांध बना दिया है। और कोयना नदी पर बांध बनाने के कारण जो कृष्णा गोदावरी विवाद है, इसमें पानी नहीं रह पाता है और जो है इसका दिशा भी क्या किया, मोड़ दिया है। दिशा मोड़ने के कारण इसमें पानी
की मात्रा है जो बहुत कम आ पाती है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जो ज़रूरत है वो पूरा नहीं हो पाती, जिसके कारण महाराष्ट्र और कर्नाटक के लोगों महाराष्ट्र पर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के जो सरकार है यहाँ पे आरोप लगाया है। 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति की भी विकट हो गई। इन बाढ़ों से न केवल जान और माल का नुकसान हुआ अपितु बृहत स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल पश्चिमी हिमालय जैसे वाहिकाएं नदी धारा का रास्ता बदलकर खेती में सिंचाई के लिए बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा का जल संग्रह का तरीका आम था। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में शुष्क क्षेत्र वह बोला जाता है जहाँ पे बिल्कुल सूखा हो, उसे शुष्क क्षेत्र बोला जाता है। जहाँ का जो हवा है, वायु जो है वह सूखा है, उसको जो है वह शुष्क वायु बोला जाता है। और शुष्क जो क्षेत्र सूखा है, शुष्क क्षेत्र बोला जाता है। अर्ध शुष्क मतलब वहाँ पे थोड़ा थोड़ा हल्का मात्रा में पानी की नमी हो, उसे हम लोग शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, क्षेत्र में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को संचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, राजस्थान जिले में जैसलमेर में खादिन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण है। राजस्थान अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों के विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका शुरू हुआ करते थे। टांका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। यह इस जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला राज्य का स्रोत बनाता है। वर्षा जल अथवा पालर पानी जैसा कि इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है, प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। मेघालय की राजधानी शिलोंग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। यह रोचक इसलिए क्योंकि चेरापूंजी और मानिसराम जहाँ विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, शिलोंग के 55 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और यह शहर पीने के जल की कमी को गंभीर समस्या का सामना करता है। शहर का लगभग हर घर में छत वर्ष जल संग्रहण की व्यवस्था घरेलू एवं जल आवश्यकता कुल मांग के लगभग 15 से 25% हिस्से की पूर्ति छत जल संग्रहण व्यवस्था से ही होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव गंडाथुर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूरी छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था ही हुई है। भारत का प्रथम राज्य तमिलनाडु है जहाँ छत पर जल संचयन करना अनिवार्य कर दिया है। टिहरी बांध का निर्माण भिलंगना और भागीरथी नदी के संगम पर टिहरी नामक स्थान पर किया गया। रामगंगा परियोजना, यह गंगा की सहायक नदी रामगंगा पर स्थित है। टनकपुर जो परियोजना है यह भारत के उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर बहने वाली काली नदी पर टनकपुर नामक जगह पर कार्यान्वित है। गंडक नदी परियोजना, यह बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल की संयुक्त योजना है। गंडक नदी में सूरतपुरा में जल विद्युत उत्पन्न होता है। बिहार में भैंसालोटन यानी वाल्मीकि नगर में बांध बनाया गया है। कोसी परियोजना, यह बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस योजना का मूल उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्थान तथा सिंचाई प्रदान करना। जल विद्युत का उत्पादन कटैया यानी नेपाल नामक स्थान पर हो रहा है। बिहार का मुख्य नहर हनुमान नगर बैराज है। बिहार का मुख्य नहर कौन से? हनुमान नगर बैराज है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे उत्तर प्रदेश की परियोजना है, लेकिन इसके अलावा बिहार और मध्य प्रदेश में भी मिलता है। बिहार को जल मिलता है जो सोन नदी के द्वारा सोना नहर में पहुंचता है। और इस परियोजना का कार्यान्वयन सोन की सहायक नदी रिहंद पर पिपरी सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर किया गया है। जलागर का निर्माण उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमा पर किया गया है, जिसका नाम गोविंद बल्लभ पंत सागर स्थित है। यानी जो कोई भी बांध बनता है, एक चीज आपको बता दें, जैसे कोई भी बांध बनता है इधर से जो है वह इधर से रोका गया रहता है इधर, और सामने जो है वह नदी के लिए रास्ता छोड़ा रहता है, और इधर जो है पानी पूरा भर जाता है, तो एक झील का निर्माण हो जाता है और उसका झील का कुछ ना कुछ नाम दिया गया है। तो जो यहाँ पे रिहंद नदी पे जो बांध बनाया गया है, ठीक है, रिहंद परियोजना, उसके पीछे जो झील बनता है, यानी इस बांध के पीछे जो झील बनता है, पानी का जो झील बनता है, उसको गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है। बाण सागर परियोजना, यह सोन नदी पर स्थित है। बाण सागर परियोजना कहाँ पे? सोन नदी पर स्थित है। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार की संयुक्त योजना है। बाण सागर बांध का निर्माण सोन नदी पर मध्य प्रदेश के सडहौल जिला में किया गया है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त योजना है माता टीला परियोजना। बांध का निर्माण उत्तर प्रदेश में किया गया है। चंबल परियोजना, यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की सम्मिलित योजना है। इस योजना के तहत चंबल नदी पर 3 जगह बांध बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में चौरसियागढ़ में नामक जगह पर और बांध बनाया गया है, जिसके पीछे स्थित जलाधार का नाम
नाम गांधी सागर है, ठीक है। और ये चंबल जो परियोजना है, इस ये बांध है और बांध के नीचे जो भी जल है, इसके पीछे जो जल झील बनाता है उसको गांधी सागर का नाम रखा गया है। राजस्थान में रावत भाटा एवं कोटा में बांध बनाया गया है। रावत भाटा में स्थित जलागार का नाम राणा प्रताप सागर तथा कोटा में स्थित जलागार का नाम जवाहर सागर रखा गया है। यानी जो है राजस्थान जो जगह है, राजस्थान में दो जगह बांध का यहाँ पे बात की गई है। एक बात की गई है रावत भाटा में, कहाँ पे? रावत भाटा में। रावत भाटा में, एक कोटा में। तो जो रावत भाटा में और कोटा में जो बांध बने हैं, इसके पीछे के जो झील बने हैं, तो जो रावत भट्टा में बना है, इसका नाम है राणा प्रताप सागर। राणा राणा प्रताप सागर पे यहाँ पीएस लिख दिया, राणा प्रताप सागर। और कोटा में जो बना हुआ है, इसके पीछे जो झील बने, इस झील का नाम क्या है? जवाहर सागर। जवाहर सागर, ठीक है। देखिए ये झील ही होता है लेकिन इसको नाम सागर दिया जाता है। दामोदर घाटी परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने अभी बताया 1948 में शुरू किया गया था। दामोदर घाटी परियोजना यह अविभाजित बिहार यानी वर्तमान झारखंड और पश्चिम बंगाल में की परियोजना है। यह भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, ठीक है, जो कब शुरू की गई थी? 1948 में शुरू की गई थी। मयूराक्षी परियोजना यह अविभाजित बिहार यानी वर्तमान झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त योजना है। झारखंड के दुमका जिला में माना मसानजोर नामक स्थान पर मयूराक्षी नदी पर बांध बनाया गया है। इसे कनाडा बांध भी कहते हैं। नर्मदा घाटी परियोजना यह एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जिससे कि लाभान्वित राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान है है है, ठीक है। इस परियोजना के अंतर्गत 29 बड़े बांध बनाए जाएंगे। इनमें मध्य प्रदेश का नर्मदा सागर बांध तथा गुजरात का सरदार सरोवर बांध सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उकाई परियोजना के बांध देखते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र की सम्मिलित योजना है। तापी नदी पर उकाई नामक जगह पर बांध बनाया जा रहा है। उकाई बांध किस नदी पे? तापी नदी पे बनाया गया है। काकरा परियोजना यह गुजरात की योजना है। तापी नदी पर काकरापार नामक जगह पर बांध बनाकर जल विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। काकरापार एक विद्युत संयंत्र भी है। कहाँ पे? विद्युत संयंत्र भी है काकरापार, जो कि गुजरात में स्थित है। माही योजना जो इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में माही नदी पर बांध बनाया गया। बांध के पीछे जलागर का नाम जमनालाल बजाज सागर स्थित है। शरावती जल विद्युत परियोजना यह परियोजना कर्नाटक के शिमोगा जिले में शरावती नदी पर क्रियान्वित की गई है। इसके अंतर्गत भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात जोग यानी महात्मा गांधी जलप्रपात पर जल विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया। इसके अंतर्गत बने जलागार का नाम लिंगन मक्की जलागर रखा गया है। क्या रखा गया? जो है लिंगन मक्की जलागर का नाम रखा गया है। नेक्स्ट है काली नदी परियोजना। कर्नाटक में काली नदी पर इस विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। इडुक्की परियोजना यह केरल के इडुक्की जिले में पेरियार नदी पर स्थित है। केरल के सबसे बड़ी जल विद्युत योजना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सबरीगिरी परियोजना। यह केरल की जल विद्युत परियोजना है जिसकी स्थापना पंबा नदी पर की गई है। नेक्स्ट हम लोग जो है परिम्बकुलम अलियार योजना। यह केरल एवं तमिलनाडु की संयुक्त योजना है। इसके अंतर्गत अन्नामलाई पर्वत जो है वह 6 नदियों तथा मैदानी क्षेत्र को 2 नदियों तक उपयोग किया गया है। पल्ली वासल परियोजना। इस परियोजना का स्थापना केरल में मदिरापुचा नदी पर की गई है। हीराकुंड परियोजना। इस परियोजना के तहत उड़ीसा में महानदी पर बांध बनाया गया। हीराकुंड बांध जो है विश्व का सबसे लंबा बांध है जिसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर है। जल विद्युत तथा सिंचाई के अलावा महानदी के डेल्टाई क्षेत्रों में बाढ़ रोकने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। बाली मेला परियोजना उड़ीसा में सिलेरू नदी पर इस परियोजना की स्थापना की है। सिलेरू साबरी की सहायक नदी और सबारी गोदावरी की सहायक नदी है। निजाम सागर परियोजना यह गोदावरी की सहायक नदी मंजीरा पर तेलंगाना के मेडक जिला में स्थित है, ठीक है, मेडक जिले में स्थित है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रामगुंडम परियोजना। रामगुंडम परियोजना गोदावरी नदी पर तेलंगाना के करीम नगर जिला में स्थित है। माचकुंड परियोजना जो है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में इस उड़ीसा की जो है वो सम्मिलित योजना है। इसके अंतर्गत उड़ीसा के कोरापुट जिले तथा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में की सीमा का मचकुंड नदी पर बांध बनाया गया है। पोचमपाद योजना यह गोदावरी नदी पर निजामाबाद जिला ने तेलंगाना में इस योजना के स्थापित करने का गया है, ठीक है, पोचमपाद योजना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पोचमपाद योजना किस नदी पे है? गोदावरी नदी पे, ठीक है। टाटा जल विद्युत परियोजना। इस योजना का विकास महाराष्ट्र में लोनावाला के निकट भोरघाट के ऊपर टाटा समूह द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के तहत पश्चिमी घाट पर्वत पर होने वाली अत्यधिक वर्षा जल को झीलों में एकत्रित कर जल विद्युत बनाया जाता है। खोपोली भिवपुरी एवं भीरा में जो है वह शक्तिगिरी बनाए गए हैं, ठीक है, शक्तिगिरी बनाए गए हैं। नेक्स्ट है कोयना जल विद्युत परियोजना। महाराष्ट्र में कृष्णा नदी की सहायक नदी कोयना कोयना जल विद्युत पर बनकर रेडी हुआ है।
ठीक है? जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। कोयना जो है कोयना नदी पर ये बनकर जो है वह रेडी हुआ है, ठीक है? कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट पॉइंट बोला है नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ नलगोंडा जिला तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर कृष्णा नदी के ऊपर नादीकुंडा नामक परियोजना की स्थापना की गई है। बौद्ध विद्वान नागार्जुन के नाम नाम पर परियोजना का नाम रखा गया है। श्रीशैलम परियोजना महबूबनगर जिला है जो तेलंगाना में स्थित है। वो कर्नूल जो है वह डैश की कर्नूल जो है यह सीमा पर कृष्णा नदी के उस ऊपर इस परियोजना का स्थापना अलमाटी परियोजना कर्नाटक में कृष्णा नदी पर इस कर्नाटक में इस परियोजना की स्थापना की गई है, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा सा कट गया, यहाँ पे परियोजना हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज में कहीं आ जाएगा तो देख लेते हैं। आप लोग मैनेज कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में सेम कंटेंट नहीं है। तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की संयुक्त योजना है और भादरा नदियों के संगम पर कर्नाटक के बांध का निर्माण किया गया है। भादरा परियोजना कर्नाटक में भादरा नदी पर स्थित है। घाट प्रभा परियोजना यह कर्नाटक में घाट प्रभा नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम परियोजना यह कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना में दूसरी और कावेरी कावेरी जो है वो कावेरी न राज राज सा- का, कवा कावेरी नागार्जुन राज कावेरी जो है राज सागर जलागार का निर्माण किया जाता है, ठीक है? कावेरी में जो है वह राज सागर जो है वह जलागार का निर्माण किया जाता है। मैटूर परियोजना इस परियोजना की स्थापना तमिलनाडु राज्य में किया गया। इस परियोजना का स्थापना कहाँ किया गया? तमिलनाडु राज्य में किया गया है, ठीक है? की गई है। मैटूर बांध पीछे आने बने जलागार का नाम स्टेनले जॉर्ज है, ठीक है? पपनासम परियोजना जो है वह तमिलनाडु में ताम्रपर्णी नदी पर स्थित है। यह जो है पापनासम परियोजना, ठीक है? पायकारा परियोजना इस परियोजना की स्थापना तमिलनाडु नदी पर की गई है, ठीक है? कुंडा परियोजना इस परियोजना की स्थापना तमिलनाडु में कुंडा नदी पर की गई है, ठीक है? तो टोटल परियोजनाएं देखिए बड़ी बहुत फास्ट में देखिए आप लोग वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं चैप्टर नंबर 10 जिसमें हम लोग देखेंगे भौगोलिक मानक मानव खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है यहाँ पे थोड़ा सा फिर से इसको जूम करते हैं और इसको भी थोड़ा सा फास्ट देखेंगे क्योंकि हम लोग को सिलेबस कंप्लीट करना है। तो इसका पीडीएफ हम दे देंगे, आप वहाँ से भी रिवीजन कर सकते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त की जाती है, आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती हैं और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से मान्य एक संसाधन है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। संसाधन 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक प्राकृतिक और एक मानवीय हो सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन में नवीकरणीय योग्य होंगे और नवीकरणीय योग्य होंगे, ठीक है? और मानवीय में जो है वह संरचनात्मक एवं संस्थाएं होंगी, ठीक है? संसाधन और मात्रा एवं गुणवत्ता वाली होगी। और जो नवीकरणीय संसाधन होंगे उसमें सतत अथवा प्रवाह होगा, जैसे पवन और जल हुआ, यह एक नवीकरणीय योजना है लेकिन सतत और प्रवाह है, ठीक है? और एक जैव नवीकरणीय योग्य जो है वह संसाधन होंगे या प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है? और अनवीकरणीय योग्य जो है वह कौन कौन से? चक्रीय जो जिसमें धातु लोग आते हैं और अचक्रीय जिसमें जीवाश्म आते हैं, यानी जो है वह फिर से नहीं बन सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं संसाधनों के प्रकार। संसाधनों की उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधनों के प्रकार देख लेते हैं, जैसे जैव संसाधन। इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है और इनमें जीवन पर्याप्त है। जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, स्वतः जीवन, पशुधन, ये सब किसने? या जैव संसाधन है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो अजैव संसाधन। अजैव संसाधन में सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें, धातु, ये सब अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। सामान्यतः समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य संस्था वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रियाएं द्वारा नवीनीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन एवं वन्य जीवन, इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया गया। अनवीकरण योग्य संसाधन, इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है।
नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं स्वामित्व आधार पर संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गांव की सामीलात भूमि यानी चरण भूमि, श्मशान भूमि, तालाब भूमि इत्यादि और नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान वहां रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। राष्ट्रीय संसाधन, तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन, राष्ट्रीय सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन और वन्य जीव, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमियां, 12 समुद्री जल यानी 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र और इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संसाधन संस्थाओं को नियंत्रित करती है। तट रेखा से 200 किलोमीटर समुद्री मील दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश के अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। कहाँ पे? 200 की समुद्री मील के दूरी पर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं रहा है। 200 समुद्री मील है, उससे आगे अगर आप कोई भी यूज करते हैं तो उसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का परमिशन लेना पड़ता है। संभावित संसाधन क्या होता है? यह वे संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इसका उपयोग नहीं किया जा गया है। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है परंतु इसका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसे हम लोग संभव है कि उधर से हम लोग को संसाधन की प्राप्ति हो सकती है। एक है विकसित संसाधन, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। भंडारण के आधार पर पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है, भंडार में शामिल है। ठीक है, संचित कोष या संसाधन भंडार का ही हिस्सा है, जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता का प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इसका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, जून 1992 में, जिसमें 100 से भी अधिक राष्ट्र ध्वज ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ था। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई गई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृत किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एजेंडा 21 कहाँ पे स्वीकृत किया गया? रियो सम्मेलन में, बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि संसाधन नियोजन। संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एवं सर्वमान्य रणनीति है। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों का बहुतायत है लेकिन जल संसाधनों में भी कमी है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों में अलग थलग पड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्त किया था 1974 में। 1987 में ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। इन संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1992 में आयोजित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र 30% भाग पर जो है वो पहाड़ी समेत विस्तृत है। वे कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचयन है। भारत कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर परंतु इसमें 93% भाग ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध है क्योंकि पूर्वोत्तर भारत प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों को सूचित क्षेत्र में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है।
नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं भारत के कुल संचित क्षेत्र का लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। खेती 51% भूभाग पर होती है। शुद्ध जुआई यानी निवल बोए गए क्षेत्र के प्रतिशत की विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। पंजाब हरियाणा 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% में कम से कम में भी क्षेत्र में बोया जाता है। पंजाब हरियाणा में 80% क्षेत्रों पर खेती होती है। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों की अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 द्वारा वन नीति 1952 और अधिक सशक्त बनाएगा। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं के 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नलिखित है, जिसमें से लगभग 28% भूमि निम्नलिखित वनों के अंतर्गत, 56% क्षेत्र जल अपर्दित है और शेष क्षेत्र जो है वो लवणीय और क्षारीय देखने को मिलता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण के कारण बना हुआ है। ठीक है, जो भूमि निम्नीकरण का कारण क्या बना हुआ है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में जो वनोन्मूलन हो रहा है उसके कारण, खनन के कारण वनोन्मूलन देखने को मिल रहा है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है और अति सिंचित से उत्पन्न जलाक्रांतता की भूमि भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे खनिज के बारे में दिया, खनिज जो होता है वह धात्विक होता है, अधात्विक का तो ऊर्जा खनिज होता है। धात्विक खनिज में आता है कौन सा, लौह धातु आता है जिसमें लोहे के अंश होते हैं, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट। ठीक है, अलौह जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, बेक्साल्ट, ये सब धात्विक खनिज है। बहुमूल्य खनिज जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम बहुमूल्य खनिज के अंतर्गत आते हैं। अधात्विक खनिज में आते हैं अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूना, चुनास में चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर। ऊर्जा खनिज कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये सब ऊर्जा खनिज के अंतर्गत आते हैं। अब एक एक करके हम लोग सभी को देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम जूम करेंगे। ठीक है, और जूम करके हम यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्नड़ भाषा में कुदिरे शब्द का अर्थ होता है घोड़ा, और कर्नाटक के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी घोड़े के मुख से मिलती जुलती है। बैलाडीला की पहाड़ी जो है वह बैल के डील के से मिलती जुलती है, जिसके कारण इसका नाम पड़ा था। भारत में लौह अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान है। भारत उच्च कोटि के लौहांशयुक्त लौह अयस्क में धनी है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार के लौह अयस्क है, जिसमें 70% लोहांश है, यानी लोहे के अंश पाए जाते हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत क्षेत्रों में विशेष रूप से उपयोगी है। हेमाटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक जो है वह लौह अयस्क है, जिसका अधिकतम मात्रा में उपयोग हुआ है, किंतु इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी कम होती है, यानी 50 से 60% होता है। मैग्नेटाइट में कितना होता है, 70% होता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखें तो उड़ीसा झारखंड पेटी। ठीक है, उड़ीसा झारखंड पेटी का अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो उड़ीसा की झारखंड पेटी है, इसमें उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज और कोंदूझर जिलों में बादाम पहाड़ पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। इसी से सन्निध झारखंड में सिंहभूम जिले में गुआ तथा नोवा मुंडी से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी, यह पेटी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों में के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बैलाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है। इसमें इस गुणवत्ता के लौह 14 जमाव मिलते हैं। इसमें इस्पात बनाने में आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान है। इन खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम पत्तन से जापान तथा दक्षिण कोरिया का निर्यात किया जाता है। बेलारी, चित्रदुर्ग, चिक्कमगलुरु, त्रिकुट पेटी जो कर्नाटक की, इस पेटी में लौह अयस्क की बृहत राशि संचित है। ठीक है, कर्नाटक में पश्चिमी घाट में अवस्थित कुद्रेमुख की खानें 100% निर्यात इकाई है। कुद्रेमुख निक्षेप संसार की सबसे बड़ी निक्षेपों में से एक माने जाते हैं। लौह अयस्क करदम रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलूर के निकट एक पतन पर भेजा जाता है। महाराष्ट्र गोवा पेटी, यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्यों के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यद्यपि यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार नहीं है, तथापि इसका दक्षता से दोहन किया जाता है। मरमा गांव पतन से इसका निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मैग्नीज के अयस्क के बारे में। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज का आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाइयों एवं पेंट बनाने में किया जाता है। भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं
नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं जो है अलौह खनिज के बारे में। अलौह खनिज में तांबा आता है। तांबा भारत में तांबा के भंडार का उत्पादन क्रांतिक रूप से न्यून है। धातुवर्ध, तन्य और ताप सुचालक सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उपयोगों में किया जाता है। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदान देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती है। झारखंड का सिंहभूम जिला भी तांबे का मुख्य उत्पादक है। राजस्थान के खेतड़ी खदानों में तांबे के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का खेतड़ी किसके लिए? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। बॉक्साइट के बारे में देख सकते हैं, अनेक अयस्कों में एल्यूमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्यूमिना क्ले जैसे दिखने के वाले पदार्थ बॉक्साइट में ही प्राप्त किया जाता है। यानी जो एल्यूमिनियम सर्वाधिक किसमें मिलता है? वो बॉक्साइट में देखने को मिलता है। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्यूमिनियम सिलिकेटों के समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का और सुचालक भी होता है। इसमें अत्यधिक घातवर्धकता भी पाई जाती है। भारत में बॉक्साइट के निक्षेपण मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाले पहाड़ियों तथा बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। उड़ीसा भारत के सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, जहाँ कोरापुट जिले में पतमाली निक्षेप राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज में अभ्रक आते हैं। अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों अथवा पत्थर क्रम में पाया जाता है। इसका चादरों में विपाटन आसानी से हो सकता है। ये परतें इतनी महीन हो सकती है कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती है। अभ्रक पारदर्शी काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का हो सकता है। इसकी सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक जो विध्वंस के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधकता के कारण अभ्रक जो है विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के प्रयुक्त होने वाले अपरिहार्य खनिजों में से एक है। अभ्रक निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। बिहार झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग, पेटी अग्रणी उत्पादक है किसका? अभ्रक का। राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के आसपास जो है आंध्र प्रदेश के नेल्लोर अभ्रक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है। अब हम लोग देख लेते हैं चट्टानी खनिज के बारे में। चूना पत्थर के बारे में देख लेते हैं। तो चूना पत्थर कैल्शियम का या कैल्शियम कार्बोनेट का मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। यह अधिकांशतः जो होता है यह अधिकांशतः चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है और लौह प्रगलन की भट्टियों के लिए अनिवार्य है। ऊर्जा संसाधन के बारे में देख ले। ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। खाना पकाने में रोशनी तथा ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन तथा उद्योगों में मशीनों के संचालन में ऊर्जा आवश्यकता होती है। ऊर्जा का उत्पादन ईंधन, खनिज जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ठीक है, यूरेनियम तथा विद्युत से किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत तथा गैर परंपरागत साधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। और परंपरागत साधनों में लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विद्युत, दोनों जल विद्युत नाप सम्मिलित है। गैर परंपरागत साधनों में सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा शामिल किए जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण घरों में आवश्यक ऊर्जा 70% से अधिक इन दो साधनों से प्राप्त होती है, लेकिन अब घटते वन क्षेत्र के कारण इनका उपयोग करते रहना कठिन होता जा रहा है। जो कोयला होता है, कोयला भारत में कोयला बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। लिग्नाइट के प्रमुख भंडार तमिलनाडु के नैवेली में मिलते हैं और विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयला को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। वाणिज्यिक प्रयोग में यह सर्वाधिक लोकप्रिय है, बिटुमिनस कोयला। ठीक है। धातु शोधन में उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयला का प्रयोग किया जाता है, जिसका लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है। एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। ठीक है। भारत में कोयला दो प्रकार के भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाया जाता है। एक गोंडवाना जिसकी आयु 2 लाख वर्ष से अधिक की है और दूसरा टर्शियरी निक्षेप जिसका आयु 55 लाख वर्ष पुराने हैं। ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड ने 1975 में किया था। ठीक है। इसका स्थापना कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब किया गया? 1975 में किया गया। और एनटीपीसी की स्थापना भी 1975 में किया गया। गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला है के प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी यानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, झारिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है। जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है, गोदावरी महानदी, सोनवर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं। ठीक है। तो कोयले के लिए फेमस झारिया, रानीगंज और बोकारो झारखंड में स्थित है और ये प्रमुख कोयला क्षेत्र है। टर्शियरी कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में पाए जाते, जो कितने साल, लगभग जो है वो 55 लाख
साल जो है वह पुराने जो है यह कोयला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे चीज़ें दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, सिंगरौली में खनन कर्मियों के बचाव हेतु चिड़िया। ठीक है, सिंगरौली में सिंगरौली कोलेरीज देश की अग्रणी कोयला उत्पादक कंपनियों में एक है, जो अभी भी भूमिगत केंद्रीय कोयला खदानों में जानलेवा कार्बन मोनो माइक गिर गया, जानलेवा कार्बन मोनोऑक्साइड गैसों की उपस्थिति का पता लगाने हेतु चिड़िया का उपयोग करते हैं। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड की इकाई महानदी कोल फील्ड लिमिटेड यानी MCL वर्ष 2021-22 में 15.60 करोड़ टन अधिक कोयला उत्पादन करके देश की अग्रणी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई थी। ठीक है, वो कौन सी कंपनी? तो कोल इंडिया लिमिटेड की एक इकाई थी महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड ने यहाँ पे जो है वह उत्पादन की थी। नेक्स्ट पेट्रोलियम के बारे में देख लेते हैं। तो भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख स्रोत पेट्रोलियम या खनिज तेल है। यह ताप और प्रकाश के लिए ईंधन, मशीनों को स्नेहक और अनेक विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। भारत में मुंबई, हाई, गुजरात और असम प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे पेट्रोलियम के बारे में भी नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बताया गया कि असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। जो डिगबोई जो है देश का प्रथम तेल शोधक, जो 1901 में नहरकटिया और मोरन हुगली जन इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है। कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस विशाल भंडार खोजे गए हैं। पश्चिमी तट के साथ मुंबई, हाई और सन्निध क्षेत्रों को खंबात की खाड़ी में पाए जाने वाले क्षेत्र संपूरित करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहाँ प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। 1700 किलोमीटर से अधिक लंबी हजारी जगदीशपुर गैस पाइपलाइन मुंबई, हाई और बेसिन को पश्चिमी और उत्तरी भारत के उर्वरक, विद्युत और अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में जोड़ती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो है वह ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है? महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। संकरी खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वारा बनाए गए बांध बनाए जाते हैं। उच्च ज्वार में इस संकरी खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर भरा जाता है और जो है द्वार बंद होने पर बांध में ही रह जाता है। ठीक है, बाढ़ द्वारा बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते से पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है, जो इसे ऊर्जा उत्पादन टरबाइन की ओर ले जाता है। भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पश्चिमी तट पर गुजरात में, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन क्षेत्र में, गंगा डेल्टा पर ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन करने की आदर्श दशाएं उपस्थित है, लेकिन अभी जो है वह उत्पादन नहीं किया जाता है। भूतापीय ऊर्जा देख लेते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी प्रगामी ढंग से तप्त होती जाती है। ठीक है, भूताप भूमिगत ताप के उपयोग का पहला सफल प्रयास 1890 में बेओजे शहर इडोवा USA में हुआ था, जहां आसपास के भवनों को ताप देने के लिए गर्म जल के पाइपों का जाल तंत्र नेटवर्क बनाया गया था और यह संयंत्र अभी भी काम कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग प्राकृतिक गैस से देख लेते हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल की स्थापना 1984 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में प्राकृतिक गैस के परिवहन और विपणन के लिए की गई थी। गैस को सभी तेल क्षेत्रों में तेल के साथ प्राप्त किया जाता है। भारत में भूतापीय क्षेत्रों का खोज और अध्ययन 1970 में शुरू हुआ। भूतापीय ऊर्जा ग्रहण के मूल गठन के खनिज के रेडियोधर्मी क्षय से और सतह पर अवशोषित और ऊर्जा का उत्पादन होती है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं के एक ताजा अध्ययन में यह बात उभर कर आई है कि शोधकर्ताओं ने लद्दाख की पूगा घाटी, जम्मू कश्मीर के छुमगांग और हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण, छत्तीसगढ़ के तातापानी, महाराष्ट्र के उन्हावारे, उत्तराखंड के तपोवन जैसे भूतापीय ऊर्जा से जुड़े आंकड़ों का 9 मापदंडों के आधार पर विश्लेषण किया गया। पूगा भूतापीय ऊर्जा में सबसे महत्वपूर्ण है। नाभिकीय ऊर्जा के बारे में देख लेते हैं। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण खनिज यूरेनियम और थोरियम है। कौन है? नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण खनिज यूरेनियम और थोरियम है। यूरेनियम निक्षेप धारवाड़ शैलों में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं
नेक्स्ट है यहाँ पे परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 और 1954 में परमाणु विभाग की स्थापना की गई थी और इस दिशा में प्रगति 1954 में ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना के बाद हुई, जिसने 1967 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के रूप में पुनः नामित किया गया। महत्वपूर्ण नाभिकीय ऊर्जा परियोजना तारापुर महाराष्ट्र, कोटा के पास रावतभट्टा राजस्थान और कल्पक्कम तमिलनाडु, नरोड उत्तर प्रदेश, केगा कर्नाटक और काकड़ापर गुजरात, कुडनकुलम तमिलनाडु निर्माणाधीन, जैतपुर महाराष्ट्र और गोरखपुर हरियाणा में स्थित है। एक करंट का क्वेश्चन है गोरखपुर हरियाणा वाला, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये करंट का क्वेश्चन है। तो इतने सारे जो है वह नाभिकीय ऊर्जा से जो है वह विद्युत प्राप्त करने की संसाधने हैं हमारे देश में। तो हम लोग मानव और संसाधन देख लिए, इसमें खनिज के बारे में देखे, लौह के बारे में देखे, बॉक्साइट के बारे में देखे और अभ्रक के बारे में देखे, बहुत सारे परियोजनाओं के बारे में भी हम लोग देखे इस क्लास में। आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 11, ठीक है, और 12 देखेंगे, ठीक है। और ये भारत के कृषि और मुद्दों को देखेंगे, हम लोग परिवहन के बारे में देखेंगे और जनसंख्या के बारे में देखेंगे। उसके बाद भारत का भूगोल बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसका एमसीक्यूज कंप्लीट कर लेंगे। बहुत जल्दी आप लोग का सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे। पहले हम बहुत डिटेल में समझा समझा पढ़ाते थे जिसमें टाइम लगता था, लेकिन एग्जाम के टाइम है तो यहाँ पे सिलेबस भी कंप्लीट करना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले से वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।